अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कोलाश लॉ। कल हमने कोलाश लॉ किया था और आज हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कहाँ कहाँ ये यूज़ किया जाता है। तो नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम इस कोलाश लॉ की मदद से मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो मोलर कंडक्टिविटी है और जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये मैंने सिंबल यूज़ कर दिया इन्फिनिटी का। एट इन्फिनाइट डिल्यूशन कांट डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं की जा सकती दोनों, ना ही मोलर कंडक्टिविटी और ना ही इलेक्ट्रिक वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, या फिर बाय प्लॉटिंग ग्राफ, ना ही ग्राफ प्लॉट करके आप बता सकते हैं कि इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डिल्यूशन पे ये मोलर कंडक्टिविटी है और ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। ये पॉसिबल नहीं है, ना ही एक्सपेरिमेंटली ना ही जस्ट बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कंडक्टेंस होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो लो होती है, ये ज़्यादा कंडक्टेंस नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन है वो कंप्लीट नहीं होती, वो पार्शियल होती है। पार्शियल होगी तो आयंस कम बनेंगे, आयंस कम बनेंगे तो कंडक्टेंस भी लो होगी। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको पहले से क्लियर हैं। उसके बाद अब अगर नहीं कर सकते इनफाइनाइट डिल्यूशन पे ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन है, अगर आप उसको इतना ज़्यादा डिल्यूशन कर दोगे, बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर दोगे, बहुत ज़्यादा वाटर ऐड कर दोगे, तब भी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे भी कंप्लीट डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है। अब अगर ये ऐसा है तो क्या कोई ऐसा चारा है हमारे पास, कोई ऐसा उपाय है जिसकी वजह से हम मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डिल्यूशन पे कैलकुलेट कर सके? तो जी हाँ, हम कोलाश लॉ का यूज़ करके ये पॉसिबल है कि हम मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट कर सके। वो कैसे? सपोज करते हैं हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो, पार्शली डिसोशिएट हो। ठीक है, जैसे CH3COH, ये एसिटिक एसिड है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे, कि नहीं CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव टूट तो गया मैम, कम्प्लीटली तो टूट गया। नहीं बच्चे, ये उसी टाइम क्या करता है, वापस जुड़ भी जाता है, मतलब वापस कंबाइन हो जाता है, फिर स्प्लिट होता है। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है, तो इसलिए इसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। अब हम कैसे निकालेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? देखो, अगर हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पता होगी इनफाइनाइट डिल्यूशन में। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? SC से रिप्रेजेंट कर दिया, शॉर्टकट लिख दिया, अब शॉर्टकट मत मारिएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, जैसे KCl, CH3COK प्लस HCl, ये है पोटेशियम क्लोराइड, ये है पोटेशियम एसीटेट और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको समझना है यहाँ कैसे। देखो, सबसे पहले ये जो हमें बनाना है, इन तीनों में से हमें बनाना है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कैसे बनेगा? स्ट्रॉन्ग से ही वीक बन रहा है। तो देखो, CH3COK प्लस HCl, इन दोनों को पहले ले लिया। ठीक है, और ये जो इधर बचा हुआ है ना KCl, ये बाद में प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आप इन तीन जो चीज़ों को देखोगे, इसको और इसको प्लस करोगे और कुछ और नया बनेगा, और ये जो KCl है ये बाई प्रोडक्ट बनेगा। देखो, आपने ये ले लिया CH3COOK प्लस HCl ले लिया। अब यहाँ का CH3COO नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ का H पॉजिटिव,
जाके ये नेगेटिव जाके इस वाले H पॉजिटिव को ले लेगा, और यहाँ का Cl नेगेटिव है तो ये जाके K पॉजिटिव को ले लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, H पे पॉजिटिव डाइपोल्स बन जाएंगे और Cl पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव यहाँ पे भी वैसा ही होगा, तो ये इसको प्लस वाले को ले लेगा। ठीक है जी, तो बन जाएगा CH3COH, तो ये बन गया एसिटिक एसिड, और प्लस KCl, ये वाला K और ये वाला Cl जो मैंने बोला था बाई प्रोडक्ट रहेगा, ये बाई प्रोडक्ट रहेगा। अब मोलर कंडक्टिविटी कैसे, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप कैसे निकालोगे? देखो आपने क्या करना है, ये जो दोनों अपने लिए जो रिएक्टेंट साइड लिए, जो सबस्ट्रेट लिए, इन दोनों को प्लस करना है, और जो बाई प्रोडक्ट बना है उसको माइनस करना है। कैसे? और ये जो हमें लेना है मेन, इसको तो वैसे ही रखना है। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था प्लस, ऐड या प्लस कुछ ऐसा ऐड लिखा हुआ था, इन दोनों को ऐड करना है। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ पोटेशियम एसीटेट, ये वाला प्लस किया है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ HCl कर दिया, माइनस करना है ये वाला बाई प्रोडक्ट, माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ KCl। तो इससे आपको मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी ऐसे ही निकलेगी, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी की जगह इक्विवेलेंट लिख देंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल से आप समझ जाएंगे। ठीक है, आई होप। चलिए अब ये न्यूमेरिकल है कि मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl एंड CH3CON सोडियम एसीटेट है, ये R कितनी दी हुई है NaCl की 126.4, और उसके बाद HCl की दी हुई है 425.9, और CH3CON की दी हुई है 91.0। ये तो आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट है साइमन, मीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी फॉर CH3COH, ठीक है, एसिटिक एसिड के लिए। तो बच्चा जी जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो NaCl है ना बाद वाला, ये बाई प्रोडक्ट बनेगा, आपको इन दोनों को प्लस करके एक नई चीज़ बनानी है। तो ठीक है, CH3CON ये वाला ले लिया, प्लस कर दिया HCl। तो देखो HCl में Cl नेगेटिव हो जाएगा, H पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि Cl की नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको खींचने की क्षमता अपनी ओर ज़्यादा है, इसकी मतलब ज़्यादा है Cl की। तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव जाके यहाँ से Na पॉजिटिव को ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो ऑक्सीजन का ज़्यादा है, इसका कम है, तो CH3CO नेगेटिव बन जाएगा और Na पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पर H पॉजिटिव बन जाएगा, तो CH3COH ये वाला ले लेगा। ठीक है, H ये वाला CH3CO नेगेटिव इस वाले H प्लस को ले लेगा, तो बना देगा CH3COH, और यहाँ पर Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, ये वाला Cl जाएगा और इसको NaCl को पकड़ के ले आएगा, तो NaCl बन जाएगा। अब मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालनी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट किया है तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, इन दोनों को सम करना है, इनको ऐड करना है और इसको माइनस कर देना है, तो ऐसे ही तो निकलेगा। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ CH3COH इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट एंड CH3CON प्लस ये वाला HCl प्लस करना है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ HCl माइनस किसको करना है NaCl को, तो माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ NaCl। अब हमारे पास यहाँ पे दी हुई है CH3, देखो ये पहले नंबर पे NaCl की तो इसकी 126, HCl दूसरे नंबर पे है तो 425, और CH3CON तीसरे नंबर का तो 91, तो CH3CON इसका 91 प्लस अब क्या है HCl, तो HCl की दूसरे नंबर पे है 425.9। ठीक है, तो माइनस कर देना तीसरे नंबर वाली, इस पहले नंबर वाली को NaCl को 126.4, तो ये पूरा निकाल के आता है 390.5, और ये यूनिट इसका कौन सा जहाँ जो था, आप यहाँ अगर सेंटीमीटर में लोगे तो सेंटीमीटर भी ले सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैंने मीटर में लिया तो मीटर स्क्वायर, तो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इसका यूनिट है। तो ऐसे निकालते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है जी, अब सेकेंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का टॉपिक अलग से भी था तो मैंने यहीं ले लिया है, आप यहीं देख लो।
तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, जो अर्हेनियस की थ्योरी है इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिल्यूशन बढ़ाते हैं, इफ़ वी इंक्रीजेस द डिल्यूशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आल्सो इंक्रीजेस, और जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी डिल्यूशन पे, तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अब जो मोलर कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाती है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, क्योंकि डिसोसिएशन ज़्यादा हो जाएगी, कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो अगर हमें पता होगा मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, तब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकाल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे, और मोलर कंडक्टिविटी एट एन इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो इसी फॉर्मूले से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड एप्लीकेशन। नंबर थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको के ए से दिया जाता है या के बी से दिया जाता है। के ए यूज़ कर सकते हैं आप सिंबल, या के बी यूज़ कर सकते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट, पहले हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस वाले फार्मूले से निकालेंगे, उसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम मालूम कर सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे हमारा एसिड, वीक एसिड हो गए, और उसके बाद जैसे बेसिस हो गए NH4OH वीक बेसिस। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो ये चीज़ आपको थोड़ा याद रखनी है, क्योंकि इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है? C∝² / 1 - अल्फ़ा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पर जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है? वो किसी भी कंसंट्रेशन पे कितने मतलब डिसोसिएशन हो रही है अपॉन 1 माइनस कर देना है, उस मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से 1 माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो C है वो किसके बराबर है? C बराबर हो जाएगा इसके, C जो है वो वैसे का वैसा रहेगा, और अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा? अल्फ़ा इसके बराबर हो जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल किसके बराबर होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फ़ा, तो किसके बराबर हो जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर होगा? मोलर कंसंट्रेशन एट एनी मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो ये स्क्वायर था अल्फ़ा का, तो स्क्वायर कर दिया, यहाँ से ले लिया ये। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह ये वाली चीज़ हमने डाल दी। अब ये वाला यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बना? अल्फ़ा CM होल स्क्वायर अपॉन ये वाला अल्फ़ा M इन्फिनिटी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वाला चला जाएगा अल्फ़ा इन्फिनिटी M माइनस ये अल्फ़ा लैम्डा इन्फिनिटी M माइनस लैम्डा CM अपॉन लैम्डा M इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाली चीज़ बचेगी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बचेगा, यहाँ पर है लैम्डा M। ठीक है जी, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं और उस न्यूमेरिकल से आपको ये समझ आ जाएगी। कहता है जो कंडक्टिविटी है 0.001028 मोलर एसिटिक एसिड है इज़ 4.95 इंटू 10⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड इज़ 390.5 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो सबसे पहले तो हमें ये फॉर्मूला पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का, K = C∝² / 1 - अल्फ़ा। ठीक है, और अल्फ़ा हमारे पास किसके बराबर होता है ये भी हमें पता है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डिल्यूशन। तो ये चीज़ ठीक है। अब अल्फ़ा, अब हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है। जब हमने मोलर कंडक्टिविटी पढ़ी थी तब हमने देखा था K × 1000 अपन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या थी यहाँ पर? मोलैरिटी। तो यहाँ पर K हमारे पास कितना दिया हुआ है? जो 4.95
और हमारे पास इंटू 10⁻⁻5 और 1000 यहाँ का, और मोलरिटी कितनी है 0 पॉइंट, कंडक्टिविटी कितनी है 0.001028, ठीक है। तो ये निकाल के आया 48.15, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। तो इस कंसंट्रेशन पे अपॉन इन्फिनिटी पे हमारे पास कितनी दी हुई है, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन दिया हुआ 390। तो यहाँ पर ये वाली 390 पुट करेंगे और यहाँ पर करेंगे 48.15, तो ये पुट करके आया 0.1223। अब इस वाले फॉर्मूले में हम पूरी वैल्यूज़ डालेंगे, K इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर। तो C की जगह हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी है 0.001028, और अल्फ़ा स्क्वायर की जगह हमने ये वाली डालनी है, और उसके बाद 1 की जगह 1 और अल्फ़ा की जगह 0.1233। तो ये निकल के आएगा 1.78 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड एप्लीकेशन इसकी। अब देखते हैं फोर्थ एप्लीकेशन। हाँ, फोर्थ प्रॉपर्टी है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पारिंगली सॉल्युबल साल्ट। स्पारिंगली मतलब जो कम्प्लीटली सॉल्युबल ना हो उसी को बोला जाता है, जो पार्शली सॉल्युबल हो उसी को बोला जाता है स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। तो सल्यूट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो अगर कोई सल्यूट स्पारिंगली सॉल्युबल है किसी भी सॉल्वेंट में, तो उसकी कंसंट्रेशन जो है उसको हम उसकी सॉल्युबिलिटी लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अब जो यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो किसके बराबर होती है, K इंटू 1000/m, मैंने आपको याद करवाया हुआ है। और यहाँ पर कंसंट्रेशन m की जगह अगर हम s लें तो वो हो जाएगा फॉर्मूला सॉल्युबिलिटी का। तो K इंटू 1000/s ये सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब अगर हमें सॉल्युबिलिटी पता चल जाती है तो हम सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। तो मान लो अब हमें सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है। तो AlOH होल थराइस, ये किस में डिसोसिएट हो जाएगा, आपको पता है एल्युमिनियम जो है ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, और मैंने आपको बताया हुआ भी है कि ग्रुप 13 की जो वैलेंसी होती है जो वो +3 इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो Al+3 और 3+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 OH नेगेटिव होने चाहिए, और 3 नेगेटिव होने चाहिए, तो +3 यहाँ पर ये 3 यहाँ लिख दिया और OH नेगेटिव, ठीक है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी S है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं S से, और यहाँ पर जितना नंबर दिया होगा उसको हम S के साथ लगा देंगे। यहाँ पे 1 है, 1 Al+3, तो हम 1 को लिखें या ना लिखें वो एक ही बात है, तो S लगा दिया। यहाँ पर 3 है तो 3 लगा दिया, और OH की सॉल्युबिलिटी S लगा दी, ठीक है। अब ये हो गया S और ये हो गया 3S, और इसको हम जब पावर में लेते हैं तो जितना ये नंबर होता है वही लेंगे। अगर 2 होगा तो स्क्वायर लेंगे, 4 होगा तो 4 लेंगे, 3 होगा तो 3 लेंगे, तो क्यूब बन गया 3S क्यूब। अब 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 और 27, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, तो 27S हो गया। अब यहाँ पर ये S है, यहाँ पर S क्यूब है और एक ये S है, तो पावर 4 हो जाएगी, तो 27S पावर 4, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं और उससे समझते हैं। अब द कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड solution of AgBr at 298 Kelvin is 8.5 into 10⁻⁷ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो जो कंडक्टिविटी है सैचुरेटेड सोल्यूशन AgBr की सैचुरेटेड सोल्यूशन है इतने टेम्परेचर पर, उसकी कंडक्टिविटी ये है। अगर मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डिल्यूशन AgBr की 140.0 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो तब हमें सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है AgBr का। KSP क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो AgBr किस में डिसोसिएट होगा, Ag पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, यही तो एक कॉइन है, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, तो देखो ये इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी भी सॉल्युबिलिटी S, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो 1 को क्या ही लिखे रहने दो, तो S + N S की कितना हो गया S स्क्वायर, ठीक है। तो KS सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना हो गया S स्क्वायर। अब मोलर कंडक्टिविटी का एट इन्फिनाइट डिल्यूशन हमें पता है कितनी होती है, K इंटू 1000/S, ठीक है। तो K की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 8.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1000, और S हमारा कितना दिया हुआ है, जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी दी हुई है 140, तो
140, तो ये निकल के कितना आया 0.06 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, तो ये देखो S इंटू एस मतलब S स्क्वायर है, तो हम S कितना निकल के आया था, S निकल के आया है 0.06 इंटू 10⁻⁻। अब सॉरी मैंने यहाँ पर आई डिड अ मिस्टेक बोलने में कर दी। देखो यहाँ से हमें यहाँ देखो दोबारा से लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपन एस। अब हमें एस लेना है, तो एस इज इक्वल टू के हमें दिया हुआ 8.5 1000 वैसे का वैसा, और ये जो कंडक्टिविटी हमें दी हुई है मोलर कंडक्टिविटी ये लिखा हुआ है इफ़ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgCl, यहाँ मैंने गलत बोल दिया था, ठीक है। तो ये कितनी है 140, क्योंकि ये यहाँ पर आ जाएगी तो 140 है, तो ये S निकल के आया था, तो के एस भी S स्क्वायर होगा, तो S कितना निकल के आया 0.06 इंटू 10⁻⁻⁴, तो स्क्वायर कर दिया तो ये निकल के आया 3.6 इंटू 10⁻⁸ और यूनिट मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारी कुछ एप्लीकेशंस देखो लास्ट ला की, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।